बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। उम्मीद करता हूं बेटा आप सब खैर आफियत से हैं। आज के लेक्चर में हम सिंपलेक्स मेथड से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीक़ाकार सीखेंगे। ज़रा थोड़ी सी चीज़ों को याद करें। आपको अगर याद हो, आपने इस तरह की जो इक्वेशंस थी, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो थी लीनियर इक्वेशंस, इनको अपनी प्रीवियस क्लासेस में गॉस एलिमिनेशन मेथड और गॉस जॉर्डन मेथड से या क्रैमर रूल से या मैट्रिसेस के ज़रिए सॉल्व करना सीखा था। ये सिंपलेक्स मेथड की एक मज़ीद एप्लीकेशन है, यानी सिंपलेक्स मेथड से हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इस मेथड को मैं एक क्वेश्चन के ज़रिए यहाँ पर डिस्कस करूँगा। मैंने लिखा है दी यूज़ दी सिंपलेक्स मेथड टू सॉल्व दी फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। आपने इन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है और इसमें टोटल इक्वेशन में 4 वेरिएबल्स हैं, x1 x2 x3 x4 विच आर ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। बस यहाँ पर फ़र्क ये है कि आप जब गॉस एलिमिनेशन या गॉस जॉर्डन मेथड वगैरह इस्तेमाल करते थे तो वहाँ पर इन वेरिएबल्स की वैल्यू नेगेटिव में भी आ जाती थी। अब चूँकि सिंपलेक्स मेथड में ये कंडीशंस है नॉन नेगेटिविटी की कि ये जो वेरिएबल्स हैं ये आपके पास नॉन नेगेटिव होना चाहिए, यानी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। बस इतना फ़र्क आएगा। तो इसका मतलब है कि हम उन तमाम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं जिनमें ये वेरिएबल जो हैं वो नॉन नेगेटिव हैं बाय यूजिंग सिंपलेक्स मेथड। ठीक है। अब चूँकि सिंपलेक्स मेथड में आप जानते हैं हमें सबसे पहले एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड यहाँ पर हम चूँकि ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं और सिस्टम ऑफ इक्वेशन में कहीं पर भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन वगैरह नहीं लिखा होता, तो हम यहाँ पर ख़ुद से एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन सपोज करेंगे, एक डमी ऑब्जेक्टिव फंक्शन। वो कैसे बनेगा वो देखें। मैंने लिखा जी सिंस दी ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज़ नॉट प्रिस्क्राइब्ड, आपको कोई भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन नहीं दिया गया, अ डमी ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज़ इंट्रोड्यूस्ड एज, एक डमी ऑब्जेक्टिव फंक्शन यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा और वो इस तरह है मैक्सिमाइज z इज़ इक्वल टू, आप यहाँ पर मैक्सिमाइज़ भी करवा सकते हैं, मिनिमाइज़ भी करवा सकते हैं। पहली बात ये है, ठीक है। चूँकि सिंपलेक्स मेथड में मेरी ये मजबूरी है कि मैंने एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाना है, तो इसलिए ये बना रहा हूँ मैक्सिमाइजेशन का केस। अब कैसे बनाएंगे, आपके पास ये जितने वेरिएबल्स हैं x1 x2 x3 x4, इनके साथ ये कोएफिशिएंट 0 आ गए, ठीक है। और आगे ये आर्टिफिशियल वेरिएबल यहाँ पर आप इस तरह इंट्रोड्यूस करवाएंगे -a1 -a2 -a3, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर आपके पास अब यहाँ पर जो बेटा आपके जहन में बात आ रही है कि a1 a2 के साथ a3 के साथ जो ये माइनस मतलब का साइन लिया है, या जो इसका कोएफिशिएंट जो है वो -1 आप कह सकते हैं, वो क्यों लिया है, ये मेथड है, इसको एज इट इज़ ही आपने करना है, ठीक है। असल में मैंने पीछे से ये सारी चीज़ है जो एक्चुअली इसका मेथड है वो मैंने यहाँ पर नहीं रीड करवाया आपको। सोल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय सिंपलेक्स मेथड में ये होता है कि आर्टिफिशियल वेरिएबल्स मैंने कहा इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं इन दी कांस्टेंट इक्वेशन, अ डमी ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ मैक्सिमाइजेशन टाइप, इसको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है इन विच आर डिसीजन वेरिएबल आर असाइन टू 0। यानी कि अब जो डमी ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमने कैसे बनाना है, ये मेथड में ये कहता है कि आपने ये जो जितने भी डिसीजन वेरिएबल हैं इनके जो कोएफिशिएंट्स हैं उनको 0 बना देना है। एंड आर्टिफिशियल वेरिएबल a1 a2 अप टू सो ऑन आर ईच असाइंड -1 कोएफिशिएंट्स, ठीक है ना, इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। द लीनियर मॉडल इज सॉल्व बाय द सिंपलेक्स मेथड, ठीक है। तो ये असल में टेक्निक है, इसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो आपने डमी जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये लेने हैं आर्टिफिशियल वेरिएबल्स, इनके कोएफिशिएंट्स आपने -1 ही रखने हैं। अच्छा जी, अब अगला काम वही है कि मैं लास्ट लेक्चर में आपको स्लैक और सर आर्टिफिशियल वेरिएबल के मतलब बता के आ चुका हूँ। अगर अभी आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो उसको लाजमन आप देख लीजिएगा। मैंने वहाँ पर ये बताया था कि जब भी आपके दिए हुए कॉन्स्टेंट्स में ग्रेटर दैन इक्वल या सिर्फ इक्वल का साइन आ जाए तो फिर ऐसी सूरत में हम आर्टिफिशियल वेरिएबल को ऐड करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो पहली इक्वेशन है उसमें सिर्फ इक्वल का साइन है, तो यहाँ पर मैंने पहला आर्टिफिशियल वेरिएबल a1 प्लस किया, दूसरा जो है उसमें आर्टिफिशियल वेरिएबल a2 प्लस किया, और तीसरे में भी इक्वल का साइन है तो आर्टिफिशियल वेरिएबल a3 आएगा। यहाँ पर ये चीज़ याद रहे
कि ये जो आर्टिफिशियल वेरिएबल A1, A2, A3 हैं, ये जब ऑब्जेक्टिव फंक्शन में लिखने हैं तो इनको माइनस के साथ लिखना है आपने, जबकि जब कॉन्स्टेंट में लिखने हैं तो उनको प्लस करना है आपने। ठीक है, लास्ट लेक्चर काइंडली आप लाजमत देख लें, छोटा सा लेक्चर है 5-6-7 मिनट का, उसमें मैंने आर्टिफिशियल वेरिएबल, स्लैग, सरप्लस वेरिएबल का इस्तेमाल बड़े डिटेल से बता दिया है, आप उसको देख लें। ठीक है, तो ये मेरे पास है जी लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल बन गया है। ये मैक्सिमाइजेशन हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ये मेरे कॉन्स्टेंट्स हैं। अब आप जानते हैं कि सिंपलेक्स मेथड में जो पहला काम होता है वो होता है हमने इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन मालूम करना होता है। इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन कैसे मालूम किया जाता है आप जानते हैं, ये जो आपके वेरिएबल हैं x1, x2, x3, x4, ये जो गिवन वेरिएबल थे डिसीजन वेरिएबल, इनको हम जीरो के इक्वल पुट कर देते हैं और वहाँ से फिर ये जो स्लैग या सरप्लस या आर्टिफिशियल वेरिएबल है उनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। मसलन यहाँ पर आपके पास जो पहली एग्जांपल है, इसमें अगर आप x1, x3, x4 की वैल्यू जीरो पुट करते हैं तो a1 की कीमत 3 आ जाएगी, सेकंड क्वेश्चन से a2 की कीमत 3 आ जाएगी, थर्ड क्वेश्चन से a3 की कीमत 1 आ जाएगी, इन वेरिएबल्स को, डिसीजन वेरिएबल को जीरो के इक्वल पुट करके। अच्छा, अब इस सूरत में जब a1, a2, a3 की वैल्यूज़ को आप यहाँ पर अपने जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसमें पुट करेंगे तो हमारा जो z की वैल्यू निकल आएगी शुरू में, ये तो सारे जीरो हैं, जीरो हो जाएंगे। a1 की वैल्यू 3 है, a2 की वैल्यू 3 है, a3 की वैल्यू 1 है, तो ये आ गया -3, -1, तो z की वैल्यू आ जाएगी -7। तो हमारा इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन जो है उसमें x1, x2, x3, x4 की वैल्यू जीरो है, आर्टिफिशियल वेरिएबल की वैल्यू ये सारी हैं और z की कीमत -7 है। आगे आप जानते हैं हम सबसे पहले हमारा बनेगा यहाँ पर सिंपलेक्स टेबल, और सिंपलेक्स टेबल कैसे बनाया जाता है ये मैं ऑलरेडी अपने लेक्चर में बार बार आपको बता चुका हूँ। तो सबसे पहले आपने टॉप रो लिखनी होती है, टॉप रो को डिनोट करते हैं CJ से, CJ का मतलब है कोफिशिएंट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये हमारे पास ऊपर मौजूद है, इसमें x1 का कोफिशिएंट 0 है तो यहाँ पर मैंने लिखा 0 और उसके नीचे साथ ही x1 लिख दिया। फिर यहाँ पर है x2 का कोफिशिएंट 0, तो मैंने आप 0 लिखा और इसके नीचे x2 लिख दिया। फिर यहाँ पर लिखा x3 के साथ कोफिशिएंट 0 है तो यहाँ पर 0 लिखा, x3 इसके नीचे लिख दिया। फिर आगे x4 का साथ कोफिशिएंट 0 है, ये 0 लिखा है, इसके नीचे x4 लिख दिया। आगे फिर a1 का कोफिशिएंट -1 है यहाँ पर, तो ये a1 लिखा ऊपर -1 लिख दिया। फिर इसी तरह यहाँ पर a2 के साथ -1 है तो ये a2 लिखा ऊपर -1 लिख दिया। लास्टली a3 के साथ -1 है, ये -3। ये पहली 2 रोज़ तैयार हो गई हैं आपकी। अब इसमें आपने कुछ कॉलम बनाने होते हैं। कॉलम में यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे बेसिक्स। बेसिक्स में जो आपने इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन में ये वाला जो वेरिएबल्स आर्टिफिशियल वेरिएबल की कीमत निकली है, x1, x2, x3, x4 जो डिसीजन वेरिएबल है इनकी तो वैल्यू 0 है, इनको नहीं लिखना। जो इनकी मदद से, इनकी हेल्प से ये वाली वैल्यू निकली हैं दूसरे वेरिएबल से, उनको आपने इधर इस साइड पर लिखना होता है। तो a1, a2, a3 लिखा। a1 का कोफिशिएंट अब इधर लिखेंगे CB का मतलब ये है कि यहाँ पर आपने जो a1 का आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन में CB मीन कोफिशिएंट्स ऑफ बेसिक वेरिएबल्स, ठीक है ना। तो बेसिक वेरिएबल आपका a1 है तो a1 के साथ ऊपर कोफिशिएंट था -1, तो यहाँ -1 आ गया, a2 के साथ -1 आ गया, a3 के साथ -1 आ गया। क्लियर होगी बात। ये तमाम लिखने के बाद आगे ये जो अंदर वाला ZJ से ऊपर ये सारी 1, 2, 3 ये 3 रोज़ और ये जो सारे आपके कॉलम बनते हैं 7 कॉलम और 8वां B का है, फिर रेशो निकालनी होती है। ये कैसे लिखने हैं ये भी मैं आप जानते हैं। जिस तरह आप गॉस एलिमिनेशन या गॉस जॉर्डन मेथड में मैट्रिसेस को बनाते थे उस तरह लिखेंगे। मतलब कैसे, आपकी पहली रो में x1 का कोफिशिएंट 1 है, दूसरी रो में x1 का कोफिशिएंट 2 है, तीसरी रो में x3 का कोफिशिएंट 3 है, तो ये इसके कोफिशिएंट आ गए 1, 2, 3। ठीक हो गया। इसी तरह सेकंड फिर दोबारा देखें, पहली रो में x2 एब्सेंट है, उसका कोफिशिएंट 0 हो जाएगा। दूसरी क्वेश्चन में x2 का कोफिशिएंट -1 है, फिर तीसरी क्वेश्चन में x2 का कोफिशिएंट -2 है, तो ये आ गया 0, -1, -2। इसी तरह x3 के कोफिशिएंट आपने इन तीनों क्वेश्चनों से देख लेने हैं, वो लिख दिए सारे। x4 का कोफिशिएंट देख लेने हैं। a1 का कोफिशिएंट, a1 चूँकि आपके सिर्फ पहली क्वेश्चन में मौजूद है तो उसका कोफिशिएंट पहली क्वेश्चन में 1 है, बाकी यहाँ पर सारा 0 है, तो याद आएगा 1, 0, 0। मैं फिर दोबारा एक मरतबा रिमाइंड करवा दूँ, आर्टिफिशियल वेरिएबल्स को आपने इन इक्वेशंस में प्लस करना है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में यहाँ पर माइनस किया हुआ है। ठीक है, इस चीज़ का कन्फ्यूज ना हो जाइएगा। तो गलती से यहाँ पर -1 नहीं लिख देना आपने, यहाँ पर a1 का क्वेश्चन 1 है। अच्छा, ये तमाम तैयार हो गए यहाँ पर ये टेबल। अब उसके बाद B लिखना है। तो B क्या होता है, B आप जानते हैं इन इक्वेशंस की जो राइट साइड है 3, 3, 1, ये हमारे पास आ गई 3, 3, 1। ठीक हो गई। और एक्चुअली अगर आप गौर करें B के ये जो नंबर 3, 3, 1 है ये कोई और नहीं है, ये आप देखें a1, a2, a3 की वैल्यूज़ हैं। तो ये देखो a1 के सामने 3 लिख दिया, a2 के सामने 3 लिख दिया, a3 के सामने 1 लिख दिया। ठीक होगी बात ये। अच्छा, अब इसके बाद सबसे पहले हमने यहाँ पर निकालना होता है ZJ कैसे निकालते हैं आपको मैंने बताया था। यहाँ पर ये जो CB है, CB के जो नीचे नंबर लिखे हुए हैं -1, -1, -1, इन नंबर्स को आपने कॉलम वाइज इन नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। जैसे -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया आ जाएगा -1, -1 को 2 से मल्टीप्लाई किया आंसर आ गया -2, -1 को 3 से मल्टीप्लाई किया आंसर आ गया -3। तो ये नंबर किस तरह के हो गए, ये नंबर आपके पास आ गए -1,
-2 -3, इन सब को सोल्व कर लें, ये बनेगा -6। कोई साइन निशान अपनी तरफ से नहीं लगाना, जो साइन यहाँ पर बनेंगे उनके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो ये -1 -2 -3 -6 आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया ZJ में -6। क्लियर होगी बात ये। इसी तरह ही x2 के साथ जब आप इन CB के नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, -1 × 0 0 हो गया, -1 × -1 +1 हो गया, -1 × 2 +2 हो गया। तो ये 1 और 2 3 बन गया, ये आपके पास यहाँ पर आ गया। इसी तरह x3 के नंबर को मैंने कर लिया, ये लिख लिया, x4 के नंबर ये लिख दिए, A1 के नंबर ये आ गए, A2 ये आ गया, A3 ये आ गया, और B के नंबरों को भी चेंज करना होता है हमने, ठीक है ना। ये सारा प्रोसीजर आपने प्रीवियस लेक्चर्स में मुझे उम्मीद है कि आपने पढ़ा होगा लाजमन। -1 × 3 -3, -3 -1 × 3 -3, -1 × 1 -1, तो टोटल बन गया -7। अब यहाँ पर याद रखें, ये जो B के नीचे ये वाला जो नंबर होता है ना, ये वाला कौन होता है -7, ये आपका होता है इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन में जो Z की कीमत निकली है। तो यहाँ पर Z की वैल्यू है -7, तो ये आपके पास सेम यहाँ पर -7 बनेगा। ठीक होगी बात ये। अच्छा, अब इसके बाद ZJ के बाद आपने नीचे एक इंडेक्स रो या इंडिकेटेड रो बनानी होती है, जिसका नाम होता है CJ - ZJ रो। CJ - ZJ रो कैसे बनते हैं? ये जो सबसे ऊपर टॉप रो है हमारी CJ, इसमें से ZJ को माइनस कर देते हैं। तो 0 में से -6 किया आपने माइनस, यानी कि 0 -6, तो ये बन गया +6 आपका। तो ये CJ - ZJ के आ गया 6 आ गया। फिर 0 में से 3 निकाला तो -3 आ गया, 0 में से 1 निकाला -1 आ गया, 0 में से -3 किया तो +3 बन गया, -1 और -1। अच्छा, यहाँ पर ये लगता हो गई मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक शायद, अभी मैं देख लूँ एक मिनट दोबारा। तो भाई ये देखो, ये -1 है, यहाँ पर ZJ का कोएफिशिएंट बना था -1, ये -1 और ये -1, ये यहाँ पर आएगा 0, ये मुझसे गलती हो गई, यहाँ पर बनना था 0, ठीक है ना। -1 में से इसको माइनस करना था, तो ये 0 हो जाएगा, -1 से ये भी 0 हो जाएगा, -1 ये भी 0 होगा, बस यहाँ पर गलती है, ये 0, ठीक है। अच्छा, अब अगली बात, ये करने के बाद आपने, चूँकि ये मैक्सिमाइजेशन टाइप की प्रॉब्लम है, तो मैक्सिमाइजेशन टाइप की प्रॉब्लम में सिंपलेक्स मेथड में आपको मैंने बताया था कि आपने देखना होता है कि क्या हमने आगे नया टेबल बनाना है, यानी कि क्या हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन हमें मिल गया है कि नहीं मिला। उसकी पहचान ही होती है कि जब मैक्सिमाइजेशन का केस होता है तो फिर आपके पास ये जो CJ - ZJ जो रो है, ये तमाम के तमाम जो हैं वो होने चाहिए <= 0, यानी कि आप नेक्स्ट टेबल बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, या दूसरे अल्फाज में टेक्निकली आप ऑप्टिमल सोल्यूशन आपको मिल गया है या नहीं मिला, उसकी पहचान ये है। आया आप देखें, क्या CJ - ZJ की हर एंट्री <= 0 बन गई है? या तो ये सारी 0 होनी चाहिए या फिर नेगेटिव होनी चाहिए, पॉजिटिव कोई नहीं होनी चाहिए। तो आप गौर करें कि यहाँ पर इस लास्ट रो में अभी की काफ़ी एंट्रीज़ हैं जो कि पॉजिटिव हैं। ये 6 है, ये 3 है, ये 1 है, ये तो 0 है। 6 और 3 ये 2 एंट्रीज ऐसी हैं जो भी पॉजिटिव हैं, बाकी जबकि ये -3 ये -1 ये नेगेटिव हैं, ये तीनों 0 हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अभी आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं आया। अब अगली बात ये है कि अगर आप मेरी पहले की वीडियोज़ देखने हैं, तो पहले की वीडियोज़ में मैंने इन दोनों टेबल्स को बनाया हुआ अलग-अलग, ठीक है ना। और इन पहले टेबल के बाद में एक लाइन लिखता होता हूँ हमेशा, और वो लाइन ये होती है कि वो ये होती है एज ऑल CJ - ZJ आर नॉट <= 0, सो इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन इज़ नॉट एन ऑप्टिमल सोल्यूशन। आपका इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं है, तो लिहाजा हम बनाएंगे नेक्स्ट टेबल। अच्छा, अब चूँकि मैंने यहाँ पर ये दोनों टेबल को इकट्ठा कर दिया है अपने टाइम को सेव करने के लिए, आप भी पेपर में ऐसे कर सकते हैं। अब किया क्या है, इकट्ठा क्या किया है, फ़र्क सिर्फ इतना है, टाइम जो हमारा सेव हुआ है वो ये हो गया कि जब नया टेबल बनाते हैं ना, तो उसमें ये होता है कि ऊपर वाली टॉप रो जो 2 है ना, ये तो कभी नहीं चेंज होती। कौन? ऊपर वाली 2 टॉप रो कभी चेंज नहीं होती। अब चूँकि ये दोनों चेंज नहीं होगी, तो लिहाजा मैंने क्या किया, मैंने दोनों टेबल्स को इकट्ठा करके एक टेबल में मर्ज कर दिया। क्लियर होगी बात ये। अच्छा, अब उसके बाद नए टेबल में जो तब्दीलियाँ आएंगी, जो चेंजिंग्स होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं आपने अब ये देखना है। चूँकि इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं बना, तो आप पेपर में ऐसे कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। वो पेपर चेकर को इतना आइडिया होगा, लेकिन अगर आप लहदा टेबल बना दें और ये लाइन लिख दें तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन इसमें ज़ाहिर सी बात है, थोड़ा सा आपका टाइम टेकिंग प्रोसीजर होगा कि इसमें क्या है कि आपने एक ही वक्त में ये सारी लाइनें लगा ली हैं, ठीक है, बार बार आपको लगाने की नहीं ज़रूरत पड़ी। ये डिपेंड करता है कि आपके उस पेपर में टाइम कितना को अवेलेबल है, ठीक है। अगर टाइम कम रह जाए तो आप ये वाला मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं बता रहा हूँ ये आपको कि आगे आपने निकालनी है, चूँकि ये इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं बना, तो इसके बाद अगला काम करना है, आपने रेशो निकालनी होती है। ये रेशो कैसे निकलती है, आपने ये देखना है कि आपका CJ - ZJ में आखिरी रो में सबसे
जो बड़ा नंबर है पॉजिटिव नंबर वो कौन सा है। तो आप यहाँ पर देखें ये वाला नंबर 6 है, ये हमारा है सबसे बड़ा नंबर। ये 6 जिस कॉलम में है वो है x1 कॉलम। इसका मतलब हमारा x1 कॉलम जो है वो हमारा की कॉलम है या समटाइम इसे पीवट कॉलम भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये जो की कॉलम है इस की कॉलम के नंबर्स को अपने बी के नंबरों को इस की कॉलम के नंबरों पर डिवाइड करना है। बी को डिवाइड करना है x1 पर, यानी कि ये यहाँ पर रेशो निकाली गई है, रेशो का फार्मूला यहाँ पर ये इस्तेमाल हुआ है b डिवाइडेड बाई x1। ठीक है ना। तो b का पहला नंबर 3 है, इधर x1 का पहला नंबर 1 है, 3/1 आ गया 3। b का दूसरा नंबर 3 है, इधर 2 है, 3 को 2 पर डिवाइड किया 3/2 आ गया। 1 को 3 पर डिवाइड किया 1/3 आ गया। -7 को -6 पर डिवाइड किया, सॉरी ये तो नहीं है, यहाँ तक रहेंगे, ये हमारा ये तो जीजे है। यहाँ पर भी मुझे एक लाइन लगानी चाहिए, ये यहाँ तक इनको डिवाइड करना होता है यहाँ तक। ठीक है ना। अच्छा, ये 1/3 आ गया। अब मेरे पास ये 3 रेशोज़ आई हैं, 1 2 3। अब आपने देखना है कि इन 3 रेशोज़ में से कौन सी रेशो सबसे स्मॉलेस्ट है। ठीक है, होनी चाहिए वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। नेगेटिव रेशो नहीं लेते और ना ही इनफाइनाइट रेशो लेते हैं। ये तीनों की तीनों पॉजिटिव हैं, अच्छी बात है। ठीक है, अगर ये तीनों नेगेटिव हो जाती तो आप कहते हैं कि जी आगे इसका सोल्यूशन नहीं निकल सकता, रहता जो ये आपका सिस्टम है ये अनबाउंडेड है, इसका फिजिबल सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। ये नहीं कि वो आप ये कह देंगे जी ऑप्टिमल सोल्यूशन आपको मिल गया है, वो गलत है। ठीक है, आप ये कहेंगे कि वो बाउंडेड नहीं है, अनबाउंडेड है। अच्छा जी, अब आपने देखना है कि सबसे जो स्मॉलेस्ट रेशो कौन सी है, 1/3 है। अब 1/3 किस रो में बैठा हुआ है, 1/3 है आपके पास A3 में। इसका मतलब ये जो थर्ड रो है A3 ये हमारी की रो है या पिवट रो है। पिवट कॉलम था x1 और पिवट रो है A3। इन दोनों की इंटरसेक्शन में जो नंबर आ रहा है जो कि 3 है, ये हमारा है पिवट एलिमेंट। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आप जानते हैं कि आपने यहाँ पर इस पिवट एलिमेंट को, जिसको मैंने ब्रैकेट में इस तरह बंद कर दिया है, आप भी इस तरह ब्रैकेट में बंद कर दीजिएगा। वैसे भी थोड़ी अभी ठंड पड़ रही है, कहीं इसको ठंड ना लग जाए बेचारे को तो आपने इसको बनाना है 1। ठीक है जी, ये 1 बनाना है। अब इसको 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, कौन सी रो ऑपरेशन लगाएंगे, आप इसकी थर्ड रो को 3 पर डिवाइड कर देंगे। रो ऑपरेशन आई होप कि आप जानते हैं। यहाँ पर रो ऑपरेशन यूज़ करेंगे 1/3 टाइम R3 कर लें, या R3 नहीं लिखना चाहते तो 1/3 टाइम A3 कर लें। ठीक है ना, ये रफ वर्क में करना है आपने। अच्छा, A3 के नंबर हो जाएंगे चेंज, और ये तीसरी रो में आ गई। यहाँ पर 3 को 3 पर डिवाइड किया 1 आ गया, यहाँ पर डिवाइड किया 2/3 आ गया, यहाँ पर 0 को डिवाइड किया 0 रह गया, -1 को डिवाइड किया अच्छा जी, यहाँ पर भी यहाँ पर ये -1 है, मैंने -1/3 लिख दिया। ठीक हो गया, सही है, -1/3 आ गया, 0 को डिवाइड किया 0 आ गया, 0 को 0 पर डिवाइड किया ये आ गया। अच्छा, अब अगली बात सुने ज़रा, यहाँ पर A3 के नंबरों के आगे मैंने यहाँ पर एक ब्लैंक लाइन लगा दी है, ये लाइन लगा दी, यानी कि नंबर नहीं लिखे। वो मैं बताता हूँ क्यों नहीं लिखे। आगे मैंने B के नंबरों को भी डिवाइड किया, तो ये आखिरी नंबर है 1/3। ठीक होगी बात, ये तो हो गया सारी। अब अगली बात ये है कि जो आप जानते हैं, आपका ऊपर जो वेरिएबल था ये कौन है, x1 है। अब यहाँ पर 3 कौन सी रो में है, 3 पिवट एलिमेंट आपको कहाँ पर मिला है, तीसरी रो में, यहाँ पर है। आप जानते हैं सिंपलेक्स मेथड ये कहता है कि आपने क्या करना होता है, नेक्स्ट टेबल में जब आपको ये पिवट एलिमेंट मिल जाता है, अब आपने ये A3 को हटा देना है, ये हमारा आउटगोइंग वेरिएबल हो जाएगा, इसकी जगह लिखना है हमने x1, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया x1। ये बात आपको समझ आ गई। अच्छा, यहाँ पर ये चीज़ हो गई। अब अगली बात, यहाँ पर ये लाइन क्यों लगा दी, इसके नंबर क्यों छोड़ दिए, तो इसका बात यहाँ पर याद रखिएगा। आप याद रखें, जब भी आप आर्टिफिशियल वेरिएबल को इस्तेमाल करेंगे, सुन लें मेरी बात गौर से, जब भी आप आर्टिफिशियल वेरिएबल को इस्तेमाल करेंगे, और आर्टिफिशियल वेरिएबल जो होता है ना जी बेटा, ये मैंने जैसा आपको बताया था कि आर्टिफिशियल वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जिसकी ख़ुद इसकी कोई फ़िज़िकल जो है वैल्यू कोई नहीं होती। ठीक है, कोई इसकी हैसियत नहीं है, ये जस्ट हम जस्ट ना अपनी इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये सारी चीज़ें मैं अपने लास्ट लेक्चर में बता के आया हूँ। तो उसमें हमारा मकसद यही होता है कि ये जो हमारे ये आर्टिफिशियल वेरिएबल है, इसको हमने टेबल में से रिमूव करना होता है। ठीक है, सिर्फ ये आर्टिफिशियल वेरिएबल को, स्लैग या सरप्लस वेरिएबल की बात नहीं कर रहा मैं। तो आपने देखना है कि जब ही आपका आर्टिफिशियल वेरिएबल से यहाँ से आउटगोइंग वेरिएबल बनेगा, ठीक है, आउटगोइंग कैसे बनेगा, ये आपके पास पिवट एलिमेंट कौन सी रो में मिला, A3 में। A3 इसका मतलब उड़ा देना है, यहाँ से कॉलम पिवट कॉलम कौन सा था, x1, इसकी जगह x1 लिख देना। इसका मतलब A3 होगा मेरा आउटगोइंग वेरिएबल, यानी कि निकल गया, तो यहाँ से भी निकल गया भाई। ठीक है, तो काम थोड़ा सा हमारा आसान हो गया। अब आप कह रहे होंगे यार बहुत बेहतर है, ये सारे के सारे निकल ही जाएँ तो काम आसान हो जाएगा। अच्छा, अब अगला काम क्या करना है। अब जिस तरह आप गोज एलिमिनेशन या गोज ऑर्डर मेथड में यहाँ पर 1 बनाते हैं, 1 के ऊपर तमाम एलिमेंट को 0 करना होता है। तो मुझे बताएं, इस 1 के ऊपर ये 2 है, ये है 1, इन दोनों को मैंने रो ऑपरेशन लगा के 0 करना है। तो मुझे बताएं, इसको मैंने 0 करना हो तो कौन सी रो ऑपरेशन लगेगी, और करना किसके ज़रिए 0 है,
थर्ड रो के लिए, और थर्ड रो का जो अब नया नंबर बना है वो ये 1 है, ये याद रखिएगा, ये इसके जरिए 1 बनाना है इनको, ठीक है ना। आप समझें कि यहाँ पर A1 और A2 के जो नंबर हैं ये ब्लैंक हैं, यहाँ पर आपने खुद से नंबर लिखने हैं। आप ये वाले नंबर नहीं लिख देने, ऊपर वाले जो थे आपने इनकी जगह ब्लैंक है वो लिखने हैं, और यहाँ पर भी आपने नंबर लिखने हैं। हमारे पास जो अभी नए टेबल में नंबर बने होंगे वो सिर्फ ये X1 वाला, ये वाला कॉलम बना होगा, X1 वाली रो बनी होगी नहीं, ठीक होगी बात कि नहीं। अच्छा, अब आपने बेटा करना ये है कि इसके नीचे ऊपर वाले को बनाना है 0। वो कैसे मैंने 0 बनाए हैं, यहाँ पर 0 0 नज़र आ रहे हैं। पहली रो में पहला नंबर 1 है, इसको मैंने 1 करना है तो मैं रो ऑपरेशन लगाऊंगा R1 माइनस R3। पहली रो में से तीसरी रो को माइनस कर दिया। तीसरी रो का नंबर जो है मैं फिर बता रहा हूँ, ये अब नया नंबर 1 है, वो वाला नहीं लेंगे। एक तो रो ऑपरेशन ये लगेगी, फिर यहाँ पर सेकंड रो का ये वाला नंबर 2 है, इसको भी 0 करना है, तो अब रो ऑपरेशन क्या लगाऊंगा बताएं मुझे। वो आएगा R2 माइनस 2 टाइम R3। क्लियर होगी बात करें। ये रो ऑपरेशन लगानी है आपने यहाँ पर पूरे B तक, रेशो तक नहीं, रेशो तो हमें बाद में निकालनी होती है। फिर A2 के ऊपर भी रो ऑपरेशन लगाई सारी। ये रो ऑपरेशन लगाने के बाद ये सारे इस तरीके से आ जाएंगे, ये नंबर आपके पास आ जाएंगे, ठीक होगी बात ये। अब आपने अगला ये जब सारी रो ऑपरेशन लगा लेते हैं, ये A1 A2 X1 बन गया है, इसके नीचे हमने बनाना होता है X, ये ZJ रो, क्या बनानी है ZJ। ZJ कैसे बनेगा, फिर वही बात है। और अगली बात ये भी कि X1 के साथ ये वाला नंबर 0 है, ऊपर था -1, ये 0 कैसे बदल गया। आपने देखा कि X1 का जो ऊपर कोफिशिएंट था वो क्या है था 0, तो लिहाजा जब यहाँ पर X1 को लिखेंगे तो X1 के साथ ये वाला कोफिशिएंट आ जाएगा 0, ठीक होगी बात ये। ZJ कैसे निकालते हैं वो मैंने अभी आपको बताया कि आपने ये जो नंबर हैं साइड पर लिखे हुए, इनको कॉलम वाइज हर नंबर से मल्टीप्लाई करते जाना है। -1 इंटू 0 0, -1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, ये यहाँ पर 0 आ गया। -1 इंटू 2/3 -2/3, -1 इंटू 1/3 -1/3, -0 इंटू 2/3 -2/3, तो ये बना था -2/3 और यहाँ पर बना था -1/3। ये फाइनल क्या आ जाएगा -3/3 विच इज इक्वल टू -1। तो ये आ गया ZJ का नंबर -1। क्लियर होगा बात ये। -1 इंटू -1 +1, -1 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, तो आंसर क्या बना +1 आ गया। -1 इंटू 13/3 -13/3, -1 इंटू 2/3 -2/3, ये 0 0 आ गया। अब 13/3 माइनस का और -2/3 ये कितना बन जाएगा -15/3, -15/3 को 3 पर डिवाइड करें -5 आ गया। तो इस तरह से सारे नंबर लिख लिए और ये रेशियोज को भी मैंने कर लिया, तो आंसर बना -5, ठीक है। अच्छा, ये अब उसके बाद आगे ये आ गया हमारा सेकंड फिजिबल सॉल्यूशन, और यहाँ पर ये जो आंसर निकला है ना -5, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये z की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब आप मुझे यहाँ तक पहुँच कर आप ये चेक कर सकते हैं कि क्या अभी तक हम ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। आप देखो यहाँ पर हमारे पास ये जो आंसर है क्या है -7 है, यहाँ पर है -5, दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है -5। -5 बड़ा होता है -7 से, आप जानते हैं नेगेटिव में जितना छोटा होगा उतना बड़ा होगा, तो ये उससे बड़ा है। अब हम प्रॉब्लम कर रहे हैं मैक्सिमाइजेशन की, तो मैक्सिमाइजेशन में आपके पास हर मरतबा अगले सोल्यूशन में z का आंसर पिछले से बड़ा होना चाहिए। अगर ये मिनिमाइजेशन टाइप होता तो मिनिमाइजेशन में फिर ये वाला आंसर बड़ा होना चाहिए, ये वाला छोटा होना चाहिए। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी, क्लियर होगी बात क्या नहीं। अच्छा, ये मैंने ZJ बना लिया, आगे मैंने निकालना है CJ माइनस ZJ रो। CJ रो टॉप पर पड़ी हुई ये, इसमें से मैंने ZJ के नंबर को माइनस करना है, तो ये यहाँ पर आ गया इस तरह 0 - 0 0 0, ये वाला और -1, ये माइनस किया +1 बन गया। 0 इंटू 1 0 - 1 -1, 0 इंटू -5 +5 बन गया। -1 इंटू -1 माइनस किया 0 बन गया। -1 इंटू -1 0 आ गया। ये तमाम आपके पास CJ माइनस ZJ आ गया। अब आप गौर करें कि क्या इस टेबल में हर नंबर आपका CJ माइनस ZJ का लेस देन इक्वल टू 0 हो गया। ये भी लेस देन इक्वल है, ये भी नेगेटिव में है, ये भी 0 है, ये भी 0 है। अब दो नंबर ऐसे हैं फिर दोबारा जो भी पॉजिटिव हैं, ये 1 और ये 5। इसका मतलब ये है कि हमारा सेकंड फिजिबल सॉल्यूशन अभी भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं बना। अब आप क्या करोगे, अब आप दोबारा देखोगे मोस्ट जो सबसे बड़ा नंबर है पॉजिटिव में वो कौन सा है, ये 5 है। ये जिस कॉलम में बैठा हुआ है वो है X4। इसका मतलब हमारा X4 जो है वो कौन है, पिवट कॉलम है या की कॉलम है। अब मुझे तलाश है की रो की। की रो कैसे तलाश होगी, की रो कैसे तलाश होगी बताओ। की रो तलाश करने के लिए आपने क्या करना है, इस पिवट कॉलम के नंबरों को किस पर डिवाइड करना होगा, B के नंबरों को पिवट के कॉलम जो है उसके नंबरों पर डिवाइड करना है। तो B का नंबर मेरे पास है पहले 8/3। 8/3 को मैं 13/3 पर डिवाइड करूँगा, आंसर बनेगा 8/13। 7/3 को 2/3 पर डिवाइड करूँगा, आंसर आएगा 7/2। 1/3 को -1/3 पर डिवाइड करूँगा, आंसर आएगा -1। 3 रेशोज आ गई मेरे पास। इन 3 रेशोज में से एक तो है नेगेटिव -1, इसको तो वैसे ही छोड़ देना है। इन दोनों में से देखो जो स्मॉलेस्ट रेशो वो कौन सी है, ये 7/2 है, ये 3.5 है, ये 8/13 है, इसका आंसर 1 से भी छोटा है। इसका मतलब स्मॉलेस्ट रेशो मेरे पास 8/13 है। 8/13 कौन से कॉलम में बैठा हुआ है, कौन सी रो में है, A1 रो में बैठा हुआ है। A1 इसका मतलब यहाँ पर अब आउटगोइंग वेरिएबल हो जाएगा। इसकी जगह मैं कौन सा नया वेरिएबल लिखूंगा, ये X4 लिखूंगा।
बात समझ आ गई कि नहीं आ गई। चौथा कॉलम जो कि पिवट कॉलम था, इसकी जगह मैं A1 को लिख दूंगा, A1 को उड़ा दूंगा, A1 की जगह इसको लिख दूंगा, A1 छोड़ दूंगा। x4 का कोफिशिएंट ऊपर 0 है तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब अगली बात इंटरेस्टिंग जो होगी आपके लिए हेल्पफुल, क्योंकि A1 आर्टिफिशियल वेरिएबल है, अगले टेबल में मैं A1 के ये वाले नंबरों की तरह इसकी तरह यहाँ पर भी एक लाइन लगा दूंगा। मैं इसकी तो पहले लगी हुई, इसको भी लगा दूंगा, मजीद काम आसान हो जाएगा। नेक्स्ट तीसरे टेबल पर चलते हैं। ले जी, दोबारा से फिर टेबल बनाया आगे। अगर आपके पास पेपर में इतनी जगह हो कि आप 3-4 टेबल एक जगह पर बना सकें तो नो प्रॉब्लम, अच्छी बात है, बना लें। लेकिन ये क्वेश्चन खैर काफ़ी लेंथी था, इसमें काफ़ी टेबल भी और पे बनने हैं। सीजे दोबारा मैंने ऊपर वाली टॉप रो लिखी, 2 टॉप रो तो वैसे की वैसे ही आ गई। नए जो वेरिएबल आ गए हैं वो आ गए हैं, इस मतलब x4 आ गया, A2 आ गया, x1 आ गया, इनके कोफिशिएंट्स इधर लिख दिए हैं मैंने। बाकी अब चूँकि क्या करना था मैंने कि हमारा ये जो x4 नया वेरिएबल आया है तो उसमें क्या करना था, ये x4 आया है किसकी जगह, A1 की जगह, क्योंकि A1 जो है हमारी की रो है। तो x4 का ये वाला जो नंबर जिसको मैंने ये ब्रैकेट में बंद किया 13/3, ये हमारा पिवट एलिमेंट, इसको मैंने बनाना है 1। अब ये 1 कैसे बनेगा आप जानते हैं, मैं इस पूरी रो को 3/13 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो पहले A1 ये वाली सारी रो चेंज हो जाएगी 3/13 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो इसकी जगह लिखूंगा x4, तो ये देखो 3/13 से मैंने मल्टीप्लाई किया हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर x4 की ये सारी की सारी रो चेंज हो गई है। दूसरा मैंने आपको बताया था कि ये A1 भी आउटगोइंग था, ये भी ख़त्म कर देंगे, इसकी जगह लाइन लगा दिया, ये थी पहले लाइन लगी हुई थी, तो ये मैंने चेंज कर दिया पहली रो को। अब यहाँ पर x4 का ये वाला नंबर 1 है, इसके नीचे इन 2 रोज़ को मैंने करना 0। अब देखते हैं यहाँ पर कौन सी रो ऑपरेशन लगाई है मैंने। यहाँ पर ये है 2/3 और ये है 1/3 -1/3। तो सेकंड रो को ये वाला नंबर को 0 करना है, तो इसको 0 कैसे करूँगा, यहाँ पर 1 है। अब पहली रो को 2/3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर देंगे, ये सारा 0 हो जाएगा। और तीसरी रो के लिए क्या करूँगा, इसको 1/3 से मल्टीप्लाई करके इसमें प्लस कर लूँगा। ऐसे ही है ना, आई होप कि आपको रो ऑपरेशन यार लगाने आती है। ठीक है ना, ये तो छोटा काम है, अब ये आपको आनी चाहिए। तो ये मैंने रो ऑपरेशन लगाई, इनके नीचे बन गया 0, और यही रो ऑपरेशन फिर बाकी नंबर्स पर भी लगानी है आपने सारी। ठीक है, ये B पर भी लगा दी, ये आ गया सारा। अगला काम आप जानते हैं मैंने निकालना है जीजे कैसे निकालते हैं, ये वाले नंबर्स को कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करता गया हर एक से, ये आंसर सारा आ गया। आगे मैंने निकाला CJ - ZJ, वो अब अभी बता चुका हूँ बार बार, टॉप रो में से इसको माइनस कर दिया, ये सारा आंसर आ गया। ठीक है, ये मेरा थर्ड फिजिबल सोल्यूशन आ गया। क्या देखना है कि क्या थर्ड फिजिबल सोल्यूशन ऑप्टिमल सोल्यूशन तो नहीं बन गया, ऑप्टिमल नहीं बना, क्योंकि अभी फिर ये 2 नंबर ऐसे हैं जो पॉजिटिव हैं। ठीक है, फिर इन्होंने रोड़ा डाल दिया। आगे चलेंगे फोर्थ फिजिबल सोल्यूशन की तरफ। तो अब इनमें से देखना ये है कि इनमें से ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो मैक्सिमम कौन सा है। मैक्सिमम ये 2/3 है, 13 है, वो 3/13 है, तो सारी सी बात है 3/13 बड़ा होगा। ये हमारा हो गया पिवट कॉलम, ठीक है, या की कॉलम मेरा आ गया x2। अब मुझे आगे चाहिए की रो, तो की रो कैसे निकालते हैं आप जानते हैं, B के नंबर्स को x2 के नंबर पर डिवाइड करूँगा, तो ये 8/13 है, इसको 2/13 पर डिवाइड किया तो 4 बन गया। 25/13 है, इसको मैंने 3/13 पर डिवाइड किया तो 25/3 आ गया। 7/13 है, ऐसे -8/13 पर डिवाइड किया, -7/8 आ गया। ये तो है नेगेटिव, इसको तो छोड़ दें। ऊपर वाली दोनों में से जो छोटी है वो देखें, 25 को 3 पर डिवाइड करें तो 8 पॉइंट समथिंग आएगा, ये सिर्फ 4 है। इसका मतलब ये है कि पहली रो जो है हमारी क्या है, क्या बन गई पहली रो, ये बन गई हमारी की रो। अब इस की रो में हमारा जो आउटगोइंग वेरिएबल है वो x4 है। लो जी, x4 पहले आया था, बड़ा मुश्किल से बेचारा, ये फिर दोबारा इसको निकाल देंगे हम। इसकी जगह कौन आएगा, x2 आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसकी जगह x2 आ जाएगा, x2 का ऊपर वाला कोफिशिएंट भी 0 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा x2। तो ये नीचे वाले टेबल में मैंने ऐसे बना दिया, यहाँ पर लिख दिया x2, इसकी जगह 0 आ गया। A2 x1 इनके ये वैसे के वैसे ही रहेंगे, ये तो चेंज नहीं हो रहे, इनके कोफिशिएंट भी वैसे के वैसे रहेंगे। अब अगली बात ये है कि यहाँ पर फिर मैं 1 किसको बनाना है, ये मेरा पिवट एलिमेंट था 2/13, इसको मैंने 1 बनाना है। पहली रो को 13/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, पहली रो को 13/2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर 1 बन गया, ये सारे चेंज हो गए नंबर B तक। अब इस 1 के ज़रिए मैंने इनको 0 सबको नीचे 0 करना है, तो ये कैसे 0 होंगे, यहाँ पर 1 बन गया है, तो अब रो ऑपरेशन लगाऊंगा इसके ज़रिए 3/13, पहली रो को 3/13 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दूंगा। तीसरी रो के लिए ऊपर इसको 8/13 से मल्टीप्लाई करके इसमें प्लस कर लूँगा। ठीक है, तो ये रो ऑपरेशन लगा कर सारे यहाँ तक रो ऑपरेशन कहाँ तक लगानी होती है, जहाँ तक ये वेरिएबल्स आपके आ रहे हैं। जीजे वगैरह जीजे पर नहीं रो ऑपरेशन लगाते, जीजे तो आपको मैंने बताया कैसे बनना है। इस नंबर्स को इन कॉलम वाइज मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 × 0 0, -1 × 0 0, 0 × 1 0, ये सारा आ गया। 0 × 1 0, -1 × 0 0, 0 × 0, ये सारी चीज़ बन गई। ठीक है, फिर उसके बाद CJ - ZJ निकाला, टॉप रो में से उसको माइनस किया, ये आ गई। अब आप गौर करें कि अब आपके पास अभी भी चौथा बेसिक फिजिबल सोल्यूशन जो है वो नहीं बना ऑप्टिमल सोल्यूशन। क्यों, अभी भी एक नंबर ऐसा है जो कि पॉजिटिव है 1/2।
ठीक होगी बात ये है। अब ये किस कॉलम में बैठा हुआ है, x3 कॉलम में बैठा है। मुझे फिर की रो चाहिए। की रो निकालने के लिए क्या करूँगा, बी को डिवाइड करूँगा इस मरतबा x3 पर, बी के नंबरों को x3 पर डिवाइड करूँगा, नई रेशो बनेगी अब आपके पास। ठीक होगी बात ये। तो 4 को डिवाइड किया -3/2 पर, -8/3 आ गया। 1 को डिवाइड किया 1/2 पर, आंसर 2 आ गया। 3 को -1 पर डिवाइड किया, आंसर -3 आ गया। अब आप गौर करें कि 2 नंबर ये नेगेटिव हैं, ये तो गए, सिर्फ एक ही बचा पॉजिटिव, पॉजिटिव 2 बचा है। ये जिस रो में है वो है A2 रो। A2 रो आपके पास आ गई। इसकी जगह जो पिवट कॉलम है वो कौन सा था, x3 था। इसका मतलब A2 उड़ जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा x3, और एक और आसानी हो जाएगी हमारे लिए कि यहाँ पर A2 भी ख़त्म हो जाएगा। ये भी फिनिश हो गया हमारा। ठीक है, अगले कॉलम में मैं A2 की जगह लाइन लगा दूंगा, या इसको वैसे ही छोड़ दूंगा। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर मैंने देखो ऊपर हमारे पास A1 और A3 था, तो अब नीचे लाइनें लगाने की जरूरत नहीं है। A2 को अब A1 और A3 को वैसे ही उसका कॉलम टेबल बनाने की जरूरत नहीं है उनका कॉलम। अच्छा लो जी, आखिरी कॉलम, आखिरी टेबल बना। इसमें रह गए x1 x2 x3 x4। यहाँ पर A2 उड़ चुका है, A2 की जगह आ गया x3, बाकी x2 और x1 वैसे ही वैसे रहेंगे। अगला काम आप जानते हैं कि ये मेरा बना था 1/2 पिवट एलिमेंट, इसको मैंने बनाना है 1। पूरी रो को, सेकंड रो को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ पर 1 बन जाएगा। ये मेरे पास आ गया 1। ठीक है ना, यहाँ पर 1 आ गया। फिर रो ऑपरेशन लगाई, ऊपर नीचे 0 किया, ये जीजे निकाला, सीजे माइनस जीजे निकाला, सारे नंबर हो गए 0। लो जी, इसका मतलब ऑप्टिमल सोल्यूशन मुझे मिल गया। देखो जी, ऑप्टिमल सोल्यूशन आपको मैंने बताया था शुरू में, आपको तब तक ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं मिलेगा जब तक सीजे माइनस जीजो की हर एंट्री या तो लेस देन 0 हो जाए या फिर इक्वल टू 0 हो जाए। लेस देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो ये सारी इक्वल टू 0 आ गई हैं। ठीक होगी बात। पॉजिटिव तो कोई नहीं ना रहा। ठीक है, 0 देखें, याद रखें पॉजिटिव नहीं होता, 0 नॉन नेगेटिव नंबर होता है, इस चीज़ को ख्याल रखिएगा। ले जी, ऑप्टिमल सोल्यूशन आपको मिल गया। ऑप्टिमल सोल्यूशन आपको मिल गया तो 10 द सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन हमने सॉल्व करना था सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को। और सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्व करने का मतलब है हमने x1 x2 x3 4 की वैल्यू निकालनी थी। तो x1 की कीमत सामने 5 आ गई, x2 की कीमत आ गई हमारे पास 7, x3 की कीमत 2 आ गई। अब इसमें चूँकि x4 नहीं है तो x4 की जगह हम क्या लिखेंगे, 0। अब मुझे ऑब्जेक्टिव फंक्शन z की कीमत की जरूरत नहीं है, मैंने तो इनकी वैल्यू निकालनी थी सिस्टम ऑफ इक्वेशन की, इसलिए मैंने यहाँ पर z का कोई जिक्र नहीं किया एंड में। ठीक है ना, अगर आपको चाहिए z की कीमत निकालने की ज़रूरत है, अगर आप महसूस करते हैं निकालना चाहते हैं, तो वैसे निकलेगी सिंपल। 0 × 7 0, 0 × 2 0, 0 × 5 0, फाइनल 0 आ गया। इसका मतलब हमारा जो z है वो 0 है यहाँ पर। ठीक है ना, खैर उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये जनाब इस तरीके से आप सिंपलेक्स मेथड से सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाजमन लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।